बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, और जिंदगी में टेंशन किसको कम है, और अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, और जिंदगी का ही नाम कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी का ही नाम कभी खुशी कभी गम है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं? ठीक है भाई, जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो, क्या कुछ चल रहा है जीवन के अंदर, बताओ मेरे को। ठीक है, मैं आपके साथ हाजिर हूं भूगोल के इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, महफिल भूगोल की सज रही है, और महफिल सज रही है करंट अफेयर की, महफिल सज रही है स्टैटिक जीके की। ठीक है, जब ये महफिल सजेंगी तभी जाके आपकी मित्रांधी महफिल सजेगी। बातें आई है समझ, वरना सब मित्र यारे प्यारे सब छोड़ जाएंगे आपको अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है, स्वयं अकेले रह जाओगे आप। ठीक है, मैं तो हमेशा आपको बोलता हूं कि जब तक आपकी जेब में पैसा है वो हर रोज पूछेगी मेरा बाबू कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही बातें हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें ना फिर करेंगे किसी दूसरी क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी चली हुई है इंडियन ज्योग्राफी, चली हुई है भारतीय भूगोल चली हुई है, जिसमें इससे पहले की बातें हम सारी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में बातें हम कर चुके हैं पहली क्लास से लेकर, और बिल्कुल आज तक की जो क्लास आई है एक एक क्लास सीरीज में मैंने आपको पढ़ाई है, उससे पहले पूरा सिलेबस बता दिया था। तो आज बातें करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। ठीक है, भारत की जितनी भी माउंटेन रेंज थी, जो प्लेटू थे, वो हम सारे पढ़ चुके हैं, जिसमें अरावली, मालवा, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट रहता है आपका दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बातें करते हैं, इसकी स्थिति जानते हैं, कहां पर है इसका विस्तार। देखो, ये जो हमारा भारत है, ये आपका कैसा भारत है? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। कैसा भारत है भाई? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत उसको बोलते हैं, या प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? एक ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर पानी हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और दक्षिण में हमारे भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और इधर इंडियन ओशियन है। तो ये प्रायद्वीप भारत है, और यहां पर जो ये रेंज आएगी, ये जो रेंज है, ये आपकी रेंज कौन सी है? ये है आपकी वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, और यहां पर जो ये रेंज आएगी, ये यहां पर आके मिल भी जाती हैं। ठीक है, यहां पर आके ये मिल जाती हैं, यहां पर ये नीलगिरी थी, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईस्टर्न घाट। क्या नाम है इसका? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। और बातें आई, यहां पर एक रेंज और आती थी, ये। ठीक है, एक रेंज ये थी। ठीक है, इस रेंज का नाम क्या है? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो बातें आई इन तीनों के मध्य में, इन तीनों के मध्य में यहां पर जो ये रीजन है, ये आपका रीजन है, ये है आपका क्या? ये है एक तरह से हमारा दक्कन प्लेटू। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार, इसको ही बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है आपका दक्कन का पठार। कमेंट करके आप मेरे को ये बताओ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। बातें आई सिर्फ दक्कन के पठार का सबसे बड़ा पठार है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका जो एरिया है स्टार्टिंग में, देखो जब इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था इसका निर्माण? जब हमारा भारत अफ्रीका से टूटा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे ना हम पहले, तो जब भारत अफ्रीका से टूटा था क्रिटसस काल में, ये लगा लो यहां लिख देता हूं मैं, क्रिटसस काल में, यहां लिख देता हूं, लगभग लगभग क्रिटसस काल के दौरान इसका निर्माण हुआ है। उसी दौरान वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ था। तो एक है ना दरारी उद्भेदन हुआ था, एक वोल्केनिक प्रोसेस, एक वोल्केनो फटा था जब भारत टूटा था। यानी कि कुछ ऐसे मान लो, ये था, ये प्लेट हमारी थी, और यहां पर ये प्लेट थी ऐसे। ठीक है, कौन सी प्लेट? अफ्रीकन प्लेट। और कहानी कुछ ऐसी बन गई थी फिर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और बना के दिखाऊं, ऐसी बन जाएगी ये, और ये प्लेट यहां से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। ठीक है,
यानी कि ये हमारी इंडियन प्लेट ये रह गई थी और ये अफ्रीकन प्लेट थी और यहां पर ये टूट के एक दरारी उद्भेदन हुआ था, एक वोल्केनिक प्रोसेस हुई थी। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। यहां से लावा निकला था, ठीक है, और ये लावा यहां पर फैल गया था और ये लावा यहां से निकला। ये दरारी उद्भेदन है ना, ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुआ था, ठीक है, लेकिन ये फैल गया यहां दूर दूर तक। तो इसका एरिया जो था, इसका एरिया स्टार्टिंग में कितना था? लगभग लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। 10 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका एरिया कितना है? देखो बहुत पहले की बात हो चुकी है, क्रिटेशियस काल की बातें हैं। तो लगातार इसका क्या होता गया? लगातार इसकी इरोजन होती गई, इसका इरोजन होता गया और इसकी वेदरिंग होती गई, यानी कि इसका अपर्दन होता गया और इसका अपक्षय होता गया। अपक्षय और अपर्दन में मैंने डिफरेंस भी बताया था। अपक्षय कैसे लिखा जाएगा भाई? अपक्षय से लिखा जाएगा, ठीक है। तो लगातार इसका अपक्षय और अपर्दन होता गया, किसके कारण? हवा से, वायु से, जल से, तापमान से, प्रेशर से, इन सबके कारण इसका लगातार अपर्दन होता गया, इसका अपक्षय होता गया, यानी कि टूटता गया लगातार, छोटे छोटे मृदा के कणों में तब्दील होता चला गया। तो वर्तमान में इसका जो एरिया बचा है, वर्तमान में इसका एरिया बचा है कुल, लिख देता हूं मैं यहां पर, वर्तमान में इसका जो एरिया है वो लगभग लगभग इसका आधा रह गया है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बच गया है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया बचा है। तो मुख्यतः इसका विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका विस्तार है। हालांकि फैला तो ये दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में है, ठीक है। तो इसके बारे में मेन बातें मैंने यहां पर लिख दी है। अब देखो यहां पर जब ये इन राज्यों में फैला है तो इसको बांटा भी तो कई भागों में होगा, ठीक है। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। चलिए यहां से पढ़ते हैं इसको, एक एक पॉइंट के बारे में बातें करते हैं और समझते चलते हैं साथ के साथ। देखो इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? वोल्केनिक प्रोसेस से इसका निर्माण हुआ है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य के पास यहां पर एक दरारी उद्भेदन हुआ, एक लावा यहां से निकला, ठीक है। और जो लावा निकला, देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है, इसको और बता दूं। हमारी अर्थ के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, इनसाइड है ये मैग्मा, इनसाइड द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक चीज प्रेजेंट है जिसको क्या बोला गया है? मैग्मा बोला गया है। मैग्मा क्या है? मैग्मा है ना, चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, या आप ऐसे कह सकते हो मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड मैग्मा। बातें आई, ये मैग्मा आया बाहर, ये मैग्मा आया बाहर। जैसे ये बाहर आया, ये क्या कहलाया? ये कहलाया लावा, ये कहलाया लावा। यानी कि लावा क्या है? आउटसाइड द अर्थ। यानी कि बात तो एक ही है, चीज तो एक ही है, लेकिन जो चीज पृथ्वी के गर्भ में है वो मैग्मा कहलाएगी और जो चीज पृथ्वी के गर्भ से बाहर आ जाएगी ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत, वो आपकी लावा कहलाएगी। इतनी सी बातें। अब इस लावा का फिर से क्या हुआ? ये ठंडा होने पर फैल गया भाई, पठारी संरचना इसने धारण कर ली, ठीक है। तो इसका हुआ क्या? इरोजन हुआ और इसकी वेदरिंग हुई, ठीक है। अपक्षय अपर्दन इसका हुआ, तो ये बदल गया किसमें? बेसाल्ट रॉक्स में। किसमें? बेसाल्ट चट्टानों में ये बदल गया, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों में। और ये बेसाल्ट चट्टानों का फिर से क्या हुआ? इरोजन हुआ, फिर से इसकी वेदरिंग हुई और ये बेसाल्ट चट्टानें किसमें बदल गई? ये बदल गई आपकी ब्लैक सोयल में, काली मृदा में ये आपकी बदल गई। और काली मृदा बहुत उपयुक्त मानी जाती है किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। दक्कन के पठार पे तो कौन सी मृदा पाई जाती है बता दोगे? काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? ज्यादातर आपकी कपास की खेती की जाती है। देखो इस दक्कन के पठार के अंतर्गत ही यहाँ पे मालवा का पठार था, उस पे भी तो काली मृदा पाई जाती है, जो एक प्रकार से इसी का पूर्वी भाग है। देखो यहाँ का जो भारत था ना, उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इससे ऊपर का जो भारत है, सतपुड़ा से ऊपर का जो भारत है, जो आपका सेंट्रल इंडिया है, उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। और उसके अंतर्गत आपके आते हैं मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है, विंध्य रेंज, ये आते हैं उसके अंतर्गत। और ये सारे हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बातें करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। तो ये मैंने इसकी प्रोसेस बता दी है पूरी कि इसका निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। भाई वोल्केनिक प्रोसेस दक्कन प्लेटो इज फॉर्म्ड, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। बातें आई, इसका विस्तार दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में है। मैंने बातें बताई है कि यहां पर इन अधिकांश राज्यों में इसका विस्तार फैला है।
किस किस राज्य में फैला है? देखो यहां पर लिखा है महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है, और मुख्यतः तो इसका विस्तार आज के दिन वर्तमान की मैं बातें करूं तो महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। गुजरात के भी कुछ भाग में, गुजरात में इतना नहीं है लेकिन कुछ भाग में इस गुजरात में भी इसका विस्तार फैला है। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल फैला है, महाराष्ट्र के ही पूर्व में पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। फिर महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक में भी इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना तक इसका विस्तार है, और इवन लिख सकते हो आप यहां पर कि छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, उड़ीसा में भी इसका विस्तार है, और लिख सकते हो आप केरला के अंदर भी इसका कुछ विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीप भारत है, उसका जो ये सेंट्रल पार्ट है, ये सारा क्या है? ये दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है, ठीक है। लेकिन तब था इसका एरिया 10 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, अब लगातार अपर्दन इसका होता गया तो वर्तमान में इसका एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बचा है। बातें आई सर इस पठार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, इस पठार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वे 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहला तो आ जाएगा महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, क्योंकि इसका आज के दिन भी मुख्यतः विस्तार कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। और बातें ही महाराष्ट्र में क्यों है? क्योंकि जो दरारी उद्भेदन हुआ था, जो लावा निकला था, वो यहां से निकला था, महाराष्ट्र राज्य में ये फैलता चला गया, ये ऐसे फैलता चला गया। लेकिन जैसे जैसे लावा निकलता गया तो इसने बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया, यहां तक के एरिया को इसने कवर कर लिया। इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र का पठार। फिर महाराष्ट्र से नीचे यहां कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। यहां पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। और तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा कर्नाटक का पठार, और कर्नाटक के पठार को मैसूर का पठार भी बोलते हैं। मैसूर, मैसूर टीपू सुल्तान ने जिसको अपनी राजधानी बनाया था, मैसूर को, है ना। और मैसूर को क्या बोलते हैं? मैसूर को बोलते हैं सैंडलवुड सिटी। लिख दूं क्या यहां पर? सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। सैंडलवुड किसको बोलते हैं? चंदन का शहर भारत का, ठीक है। सबसे ज्यादा चंदन यहां पर होता है, सैंडलवुड सिटी, ठीक है, मैसूर को बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो कर्नाटक में कर्नाटक का पठार है, या मैसूर का पठार है, या इसको धारवाड़ का पठार भी बोलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। वो जब चट्टानें पढ़ेंगे या जब भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसके बारे में बातें करेंगे, चट्टानों के बारे में, ठीक है। तो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती हैं। और वैसे बताऊं जो 3 प्रकार की चट्टानें हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और आपकी सेडिमेंट्री। तो मुख्यतः यहाँ पर इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें यहाँ पर अक्सर पाई जाती हैं, ठीक है, ज्यादातर। उसके बाद बातें आई कर्नाटक हो गया है आपका। फिर इधर 2 राज्य आएंगे आपके, यहाँ पर 2 राज्य आएंगे, कौन से? यहाँ पर आएंगे आपके तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर फिर है तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार। देखो आंध्र प्रदेश के पठार को रायलसीमा का पठार भी बोलते हैं। यहां पर लिख दूं मैं, आंध्र प्रदेश के पठार को रायलसीमा का पठार भी बोलते हैं, रायलसीमा का पठार। ये मैंने जो पूर्वी घाट आपको पढ़ाया था तब भी बातें बताई थी, ठीक है। रायलसीमा का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार कह सकते हो, और जो तेलंगाना में आ गया है वो तेलंगाना का पठार हो गया है, ठीक है। बातें आई फिर है आपका दंडकारण्य का पठार। इधर देखो इधर महाराष्ट्र का पठार हो गया, इधर कर्नाटक का पठार हो गया, इधर आपका किसका पठार हो गया? रायलसीमा और तेलंगाना का पठार हो गया। लेकिन यहां पर जो ये एरिया बच गया है, ये यहां पर एक राज्य है आपका छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यतः यहाँ पे पड़ता है। तो जो दंडकारण्य का पठार है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पड़ेगा, और साथ के साथ कुछ भाग इसमें उड़ीसा का भी आता है। तो दंडकारण्य का पठार इसका चौथा भाग है, जिसका विस्तार कहां पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के अंदर उसका विस्तार पाया जाता है। वैसे भाग किसका है? दक्कन के पठार का ही भाग है, लेकिन दंडकारण्य का पठार एक छोटा पार्ट है दक्कन के प्लेटू के अंतर्गत, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो आप। एक मैं यहां पर फिगर बनाऊंगा, इस दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही क्या पाया जाता है? टिन पाया जाता है। देखो ऐसे लिख सकते हो आप, ये है आपका क्या? ये आपका दक्कन का पठार है, ये आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। और इस दक्कन के पठार के अंतर्गत लिख लेना आप, दक्कन का पठार।
दक्कन के पठार के ही अंतर्गत क्या पाया जाता है, यहां पर लिख देता हूं, लो आर्चरी की तरह बना दिया है मैंने दूसरे कलर के मार्कर से। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही है आपका दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। और दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही पाया जाता है आपका क्या, बस्तर का पठार। यहां पर यह पाया जाता है आपका बस्तर का पठार, ठीक है। और बस्तर का पठार कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर। एक्चुअल में बस्तर है ना, जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। और इस बस्तर के पठार के अंदर पाया जाता है टिन। क्या पाया जाता है, टिन। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि दक्कन के पठार के ही अंतर्गत आता है आपका दंडकारण्य का पठार जो छत्तीसगढ़ में है, और इसी के अंतर्गत बस्तर का पठार, बस्तर जिला है। और बस्तर में पाया जाता है क्या, टिन पाया जाता है। हालांकि बातें हम खनिजों की तभी करेंगे जब खनिज का टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मिनरल्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सी खाने हैं, यहाँ पर बेलाडीला की खान है, बहुत फेमस है, जहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो वो बातें हम तभी करेंगे मिनरल्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहां पर एक बुरहान नामक दर्रा है, बुरहान नामक दर्रा है। और ये दर्रा कहां पर है, ये दर्रा है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर ये दर्रा है। और इस दर्रे को बोला गया है दक्कन का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ दक्कन इसको बोला गया है। ये दर्रा लगभग यहां पे पड़ेगा, और इससे हम ऐसे आते हैं तो ये दक्कन के पठार में एंट्री हो जाती है। तो इसीलिए बुरहान दर्रे को कहा गया है क्या, दक्कन का प्रवेश द्वार इसको बोला गया है। किस राज्य में पड़ेगा, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ेगा। इतनी सी बातें याद रख लोगे, याद रख लोगे, याद रख लोगे, ठीक है। बातें आई। अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिटिकली, अगर कोई क्या शहर भी है ऐसा जिसको गेटवे ऑफ दक्कन कहा गया है, गेटवे ऑफ दक्कन या दक्कन की रानी बोला गया है, गेटवे ऑफ दक्कन नहीं, दक्कन की रानी। यहां पर लिख देता हूं, महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम क्या है, पुणे, पुणे, ठीक है। पुणे जो शहर है इसको बोला गया है क्या, डेक्कन क्वीन बोला गया है इसको, डेक्कन क्वीन, डेक्कन की रानी इसको बोला गया है। इतनी सी बातें याद रख सकते हो, ठीक है। और पुणे से मेरे को बातें याद आ रही हैं, पुणे को क्या बोला गया है, डेक्कन क्वीन। और पुणे के अंदर है आपका एनआईवी, एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान आपका कहां है, पुणे के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यहां पर है, मैंने बताई है बातें कि इसका अधिकतर विस्तार कहां है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका विस्तार है ज्यादातर। तो महाराष्ट्र का जो पठार है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसमें निम्न पहाड़ियां आती हैं, ये लिख दी मैंने बातें। इसके अंतर्गत यहां पर निम्न पहाड़ियां आती हैं, ठीक है। अब वे पहाड़ियां कौन सी हैं, ये पहाड़ियां, ये 5 पहाड़ियां दक्कन के पठार के अंतर्गत आती हैं। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में आती हैं। तो ये पहाड़ियां आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, फिर है आपकी बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है, बालाघाट की पहाड़ी, फिर आपकी अजंता की पहाड़ी, ठीक है, अजंता की पहाड़ी, और फिर आपकी सतमाला पहाड़ी, और फिर आपकी गवालीगढ़ की पहाड़ी, गवालीगढ़ की पहाड़ी। आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछेगा कि हरिश्चंद्र की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे ये सारी पहाड़ी किस राज्य में, ये पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ट्रिक अपने आप बना लेना, जैसे भी तुम बना पाओगे, मुझसे ट्रिक इतनी नहीं बनती है, मैं कंसेप्ट से आपको पढ़ाता हूं, और सारी ही ज्योग्राफी आपको कंसेप्ट से मैंने पढ़ाई है। और जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा सारी आपको कॉन्सेप्ट से, मैप से पढ़ाऊंगा। कोई ट्रिक वगैरह मेरे पास उतनी नहीं होती, मेरे को ही खुद 2-4 ट्रिक आती हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊं। और आप खुद बताओ मेरे को, मान लो आज मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं, कल मैं आपको लेके बताऊंगा ट्रिक किसकी, पासेज की, दर्रों की ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा झीलों की ट्रिक है, फिर मैं बताऊंगा भाई साहब आपको डैम्स की ट्रिक है। तो कितनी ट्रिक याद रखोगे यार तुम। और सीधी सी बात यह है कि सक्सेस की कोई ट्रिक नहीं है, सफलता की कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत आपको उसके लिए करनी पड़ेगी। बातें आ रही है ना समझ। इसीलिए मैंने तो आपको बोला है कि नए साल पे भगवान आपको सिर्फ मेहनती बना के रखे हमेशा। मैंने बताई है ना बातें कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपको पेपर पास करने के लिए मैथ आता है या नहीं आता है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, रीजनिंग आती है या नहीं आती है। अगर आपको मेहनत करनी आती है ना तो आपको सब आता है। फिर अगर मेहनत ही नहीं करनी आती फिर तो कोई सब्जेक्ट आता ही नहीं। लेकिन सिर्फ मेहनती अगर हो ना, आप मेहनत करनी आती है
तो आप मैथ भी आप विजय पा लोगे, मैथ पे भी, रीजनिंग को भी जीत पाओगे, जीके जीएस सब कर पाओगे आप, ठीक है। तो कोई ट्रिक वगैरह इतनी नहीं है, बाकी तुम बनाना चाहो बना सकते हो कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो बड़े महान थे, महान से महाराष्ट्र याद रख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही वो सत्य बोलते थे, सत्य से सतमाला याद रख सकते हो, बड़े गवाले उनके पास आते थे गायों को चराने, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी याद रख सकते हो, और जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी, ठीक है। किनको? राजा हरिश्चंद्र को, जो बड़े महान थे, ऐसे याद रख सकते हो। और बालाघाट को कैसे भी याद रख लो, मुझसे नहीं बनाई जा रही है बालाघाट की ट्रिक, आप बता दो अगर आपको याद है तो आप बना सकते हो कि बालाघाट की पहाड़ी किस राज्य में, महाराष्ट्र में। देखो 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी दोस्तों दक्कन के पठार के अंतर्गत, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है, एक एक क्लास, एक एक टॉपिक आपके पास आया है, बहुत अच्छे से आया है, बिल्कुल डिटेल में आया है। उम्मीद करता हूं आपको सारी क्लासें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो इनको जरूर शेयर किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, और अपने ऑनेस्टली फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट करके, ठीक है। और खूब पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो। और आज की क्लास में एक आपको शायरी सुना दी जाए, अगर आप कह रहे हो तो काफी दिन हो गए हैं शायरी सुनाई, मेरा भी मन सा नहीं लगता बगैर शायरी सुनाई, है ना, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो सुनेंगे, आप सुनेंगे यहां से, यहां से देख के एक आपको सुनाता हूं मैं। सुनेंगे आप कि उसकी वाह वाह करिएगा, कि उसकी यादें पागल कर देती हैं, उसकी बातें पागल कर देती हैं, कि उसकी यादें पागल कर देती हैं, उसकी बातें पागल कर देती हैं, उसका चेहरा होश उड़ा देता है और उसकी आंखें पागल कर देती हैं, और तन्हा चलने वालों को ये राहें पागल कर देती हैं, और दिन तो खैर गुजर जाता है पर उसके बगैर ये रातें पागल कर देती हैं, उसके बगैर ये रातें पागल कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।